Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duverse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 11th January 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ फर्स्ट आर्टिकल, इंडिया सीन एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी सेज पीएम ऑन द इनोग्रेशन ऑफ द 10th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट. यहाँ पर क्या हुआ, आपका गुजरात ग्लोबल समिट का इनोग्रेशन हुआ है, इसका 10th एडिशन का. इसी के चलते यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कुछ बातें कही कि जैसे कि द वर्ल्ड लुक्स एट द इंडिया एज अ इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी. आज के टाइम पर जो दुनिया है, वर्ल्ड है, वो इंडिया को एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी की तरह क्या करता है, देखता है. अ फ्रेंड हु कैन बी ट्रस्टेड. इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, आज के टाइम पर ट्रस्ट कर रही हैं, एक पार्टनर की तरह ऊपर बिलीव कर रही हैं. और जो लोगों का यहाँ पर बिलीव है कि सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा, ये क्या बन सकता है, इंडिया वॉइस बन सकता है. ये बिलीव है लोगों का कि दैट इंडिया कुड बी अ वॉइस इन अ ग्लोबल गुड. ग्लोबल गुड के लिए इंडिया उनकी वॉइस बन सकता है, ग्लोबल साउथ की वॉइस बन सकता है, एन इंजन ऑफ ग्रोथ इन ग्लोबल इकोनॉमी एंड अ टेक्नोलॉजिकल हब फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन. तो यहाँ पर कुछ ये बातें कही गई हैं कि जिसके द्वारा ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर क्या बन जाता है, हम इस आर्टिकल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें तो ऐसा कुछ फैक्ट नहीं है, सारी चीजें नहीं. तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इंडिया सीन एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी. ये जो सेंटेंस है यहीं से आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है. हम यहाँ पर प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं. तो वहां पर इस ये जो स्टेटमेंट है आपके, इंडिया सीन एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन इंडिया सीन एज अ पिलर ऑफ स्टेबिलिटी. यहाँ पर इंडिया ऐसा क्या कर सकता है जिसके कारण जो पूरा वर्ल्ड है एक स्टेबिलिटी इंडिया का यहाँ पर रोल प्ले कर सकता है. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा. तो अभी इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम पर इंडिया वुड बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. आने वाले टाइम पर क्या हो रहा है कि हमारे आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं. ओके, और नेक्स्ट 25 ईयर्स पर जो हमारा गोल्डन पीरियड आएगा फॉर द कंट्री, यहाँ पर इंडिया आपकी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल थोड़ा सा क्लियर होगा. चलिए नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, बट पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस. नाउ आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. यहाँ पर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट. ओके, सो नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी एम्ड एट लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन. यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपकी जो एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है. इसका जो एम है वो क्या है, लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स का जो यहाँ पर स्प्रेड हो रहा है उसको लिमिट करने के लिए हम इस ट्रीटी को लेकर आए. सेकंड वन इज इट डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ स्टेट पार्टीज टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस. इसका यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये क्या करता है, जैसे कि स्टेट्स के जो राइट्स हैं टू डेवलप, प्रोड्यूस एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस. अगर आप यहाँ पर पीसफुल पर्पसेस के लिए किसी भी न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो इस पर आपका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा इस ट्रीटी के अंडर. बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव नॉट साइन द ट्रीटी. क्या इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने ही इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है? तो आपको ये बताना है इसमें से कितने स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सो सेकंड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी. यहाँ पर जो हमारा सीटीबीटी है इसके रिगार्डिंग में अब आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग it prohibits any nuclear weapon test, explosion or any other nuclear explosion anywhere in the world. ये क्या कह रहा है आपका कि it prohibits any nuclear weapon test. यहाँ पर जो टेस्ट एक्सप्लोजन होते हैं उसको ये क्या करता है, आपका प्रोहिबिट करता है. सेकंड इज इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सीटीबीटी. आपका जो ये सीटीबीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इंडिया इसका मेंबर नहीं है. Now third one is the treaty's entry into force depend on 44 specific states that must have signed and ratified the treaty. इसमें ही कहा जा रहा है कि इस ट्रीटी के अंदर जो 44 स्पेसिफिक स्टेट्स हैं जिन्होंने क्या किया, मस्ट इस ट्रीटी को साइन किया और रेटिफाई किया है. तो इसमें हमें ये बताना है आपको कि इससे रिलेटेड कितने स्टेटमेंट्स आपके
करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट हैं। ओके, वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आज का हमारा पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल है चेंज फॉर द वर्ड्स, इंडिया एंड मालदीव शुड सी बेनिफिट्स ऑफ क्लोजर टाई। अब आप सभी को यहाँ पर पता है कि कितना ज्यादा यहाँ पर जो इंडिया और मालदीव्स के बीच का जो टाइज है वो डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे। अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर क्या होता है, लक्षद्वीप की विजिट पर जाते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप को विजिट कर जाते हैं और सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी जो लक्षद्वीप की विजिट की पिक्चर्स थी उसको अपलोड किया। इसी के चलते हम बात करते हैं मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने यहाँ पर ट्वीट किया और वहां पर उसको ट्रिगर किया, जिसके कारण बहुत सारी चीजें होती हैं। और आपने यहाँ पर देखा ही होगा कि सोशल मीडिया में कितना ज्यादा यहाँ पर आपका चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने, इंडियंस की बात करते हैं, सो जो जिन्होंने यहाँ पे मालदीव्स के लिए यहाँ पे ट्रिप को क्या किया था, साइन किया था कि हाँ हम मालदीव्स की ट्रिप पर जाएंगे, उन्होंने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर 5,000 से ज्यादा जो होटल्स बुक किए गए थे उन्हें यहाँ पे कैंसिल आउट किया है। ओके, सो धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है, चीजों डिस्टेंस हो रही है। मालदीव्स और इंडिया के बीच के जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे डिस्टेंस में आ रहे हैं। ऑल्दो अभी अगर हम बात करते हैं, जो मालदीव्स के अभी न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने जब उनकी कैंपेन में किसके अगेंस्ट में थे, उन्होंने एंटी इंडिया कि इंडियन के जो मिलिट्री यहाँ पर डिप्लॉय है मालदीव्स में, तो उसको वो क्या करेंगे, इंडिया मतलब कि मालदीव से यहाँ पर वापस भेजेंगे। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि लक्षद्वीप आइलैंड ड्यूरिंग हिज विजिट सोजन देयर आर अ परसीव्ड कॉस्ट ऑफ मालदीव्स एंड फॉर हिज क्लोज टाइज विद इजराइल। द मिनिस्टर आल्सो मेड डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट इंडियंस। यहाँ पर मिनिस्टर्स ने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स भी इंडियंस के ऊपर बनाए थे। द ट्वीट हैव बीन डिलीटेड, द मिनिस्टर सस्पेंडेड। इसके कारण क्या होता है, जो मालदीव्स की गवर्नमेंट थी उन्होंने मिनिस्टर्स को सस्पेंड तो कर दिया। ओके, लेकिन इसके कारण जो डैमेज हुआ है वो उसको हम यहाँ पर डिस्टेंस अपने आप से नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, आपका बॉयकॉट ऑफ मालदीव्स चल रहा है। ओके, सो इंडियन टूरिस्ट मेक अप द मोस्ट अराइवल पोस्ट कोविड-19, however the underlying reasons run deeper and could have a broader impact on India Maldives relation and neighborhood occurring to the change in government in Mali. Okay, so despite its disappointment with the win and anti-India forces, यहाँ पर देखिए हमारा क्या था, जो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मालदीव्स की गवर्नमेंट की, जो अभी यहाँ पर रिसेंट इलेक्शन हुए थे और जो वहां पर चूज होकर आए प्रेसिडेंट, उनका जो जब कैंपेन हुआ था तो उन्होंने एंटी इंडिया की बात की थी कि हम एंटी इंडिया फोर्सेस, ये सारी चीजें इस बेसिस पर हम यहाँ पर जीत कर आए थे। लेकिन उन्हें इस पर ध्यान देना होगा। अभी यहाँ पर COP28 जो आपकी समिट होती है उस पर यहाँ पर मोदी और जो मिजोजी साहब है उनकी यहाँ पर मीटिंग होती है। ठीक है, इसके साथ ये कहा जा रहा है कि अगर हम मिलिट्री को विड्रॉल कर भी लेते हैं इंडिया से, तो इंडिया ने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि वाई दे हैव डिप्लॉयड देयर मिलिट्री पर्सनल इन द मालदीव्स। यहाँ पे सारी चीजें क्लैरिफाई है और इंडिया का रोल वहां पर क्या है, इन सारी चीजें क्लैरिफाई है। बट स्टिल यहाँ पर क्या हो रहा है कि मालदीव्स में उन्होंने अपने कैंपेन में ये कहा कि जितने भी मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में यहाँ पर आपके डिप्लॉय हैं उन्हें क्या किया जाएगा, आपका वहां से हटाया जाएगा, उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा। इंडिया से ये कहा जा रहा है कि आप इन्हें विड्रॉ करिए। अब देखिए यहाँ पर फर्दर हम देखते हैं क्या सारी चीजें निकल कर आती हैं, बट हमें इस पर ध्यान देना होगा कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं, ठीक है, हमारे जो रिलेशन है कंट्रीज के साथ में, जैसे कि इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन आइलैंड नेशन में चल रहा है, हमारा जो एक इंटेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पैंडेमिक के टाइम पर हमने कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर हमने जो सपोर्ट किया है, कॉपरेशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज फॉर इंडिया इन अ रीजन दैट सी सेवरल इलेक्शंस दिस ईयर, इट इज पैरामाउंट टू इंश्योर दैट डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंज इन द नेबरहुड डू नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बायलैटरल टाइज और अफेक्ट रीजनल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल चेंजेस, नेबरहुड में अगर कोई पॉलिटिकल चेंज आता है तो उसके तहत हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारी जो बायलैटरल टाइज है, रीजनल स्टेबिलिटी है, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। दिस इज द कोर, है ना, आप इस आर्टिकल का कोर कह सकते हैं। इस आर्टिकल में मेनली यही कहा जा रहा है। आप अगर किसकी वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती रहती है। आज अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आज इंडिया में बीजेपी है, कल कांग्रेस आ सकती है, परसों यहाँ पर कोई दूसरी पार्टी आ सकती है। हम नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं, वहां पर आज कोई XYZ पार्टी है, कल यहाँ पर दूसरी पार्टी आ सकती है। लेकिन पार्टीज के चेंज होने के कारण जो कंट्रीज के बीच में रिलेशन है, एक जो पॉलिटिकल चेंज होता है, उसके कारण जो नेबरहुड में जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो हमारा बायलैटरल टाइज है, रीजनल स्टेबिलिटी है, वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज अ मैनिफेस्टो फॉर जस्टिस दैट हैज स्पर्स फ्रॉम
क्राइसिस। अब यहाँ पर हम किसकी बात करें धीरे धीरे कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में यहाँ पर आपने मल्टीपल क्राइसिस देखे होंगे, जैसे कि आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, डेस्परेट प्रॉब्लम्स है, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल एंड कल्चरल स्ट्राइफ, इकोलॉजिकल कोलैप्स, इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये यहाँ पर आपकी मल्टीपल डेस्परेट प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देते हैं। लास्ट फ्यू ईयर से हमने यहाँ पर देखा जो सिचुएशन है और ही ज़्यादा यहाँ पर खराब हो रही है, वर्स्ट सिचुएशन आपकी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गेट क्रैशिंग पार्लियामेंट, सिंकिंग ऑफ ज्योतिष मठ। यहाँ पर जो हम देखिए इस आर्टिकल में हर एक पर्सपेक्टिव को डिफाइन किया गया है और बताया गया है। एक्चुअली इस आर्टिकल में क्या किया गया है आपका, जो हम बात करते हैं विकल्प संगम। विकल्प संगम क्या है, ऑन December 18 यहाँ पे 85 लोगों ने, उनका एक मूवमेंट था, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है, पीपल्स मैनिफेस्टो, एक क्या रिलीज किया है यहाँ पर, पीपल्स मैनिफेस्टो रिलीज किया है फॉर जस्ट इक्विटेबल सस्टेनेबल इंडिया, है ना। एक ये मैनिफेस्टो है जिसमें यहाँ पर क्या होता है, एक नेशनल प्लेटफॉर्म है आपका विकल्प संगम। ये आपका क्या है, एक विकल्प संगम करके एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं और पूरे यहाँ पर चीजों को, ये जो मैनिफेस्टो है मतलब वहां पर जो इकोनॉमी है आपका, इन्वायरमेंट है, हम इकॉनमी की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हमारे पार्लियामेंट की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। तो ये सारे जो जितने भी यहाँ पर आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, इन पर बातचीत की जाती है। सो दीज ग्रुप्स रिप्रेजेंट हंड्रेड्स ऑफ इनिशिएटिव वर्किंग ऑन इकोलॉजिकल फूड प्रोडक्शन, डिसेंट्रलाइज वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, कम्युनिटी बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन, डिग्निफाइड हाउसिंग एंड सेटलमेंट, मीनिंगफुल एजुकेशन एंड हेल्दी सिक्योरिटी, लोकल एम्पावर्ड डिसीजन मेकिंग, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, सबके बारे में यहाँ पर ये जो आपका विकल्प संगम है इसके बारे में यहाँ पर बातचीत की जाती है। सो अगर हम बात करते हैं तो विकल्प संकल्प जो है उसमें 30 फिजिकल असेंबलीज आपकी कन्वेंड है। यहाँ पर ये 1500 से भी ज़्यादा जो पॉजिटिव चेंजेस की स्टोरीज हैं उसको यहाँ पे पब्लिश करते हैं और एक कलेक्टिव विजन यहाँ पर तैयार करते हैं कि इंडिया यहाँ पर क्या चाहता है और हमारी जो आने वाली फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी है वो उसको क्या करता है, एडवोकेट करता है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर इन्वायरमेंट के फील्ड में देखते हैं, है ना, कि अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे हमें सस्टेनेबल बनाना है, उसे बचाना है, सेव करना है, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे आपके मूवमेंट्स चलते रहते हैं, हम बहुत सारे स्टेप्स उठाते हैं। तो ये क्या करता है, उस स्टोरी को यहाँ पर उसका जो पॉजिटिव चेंज उस किसी भी मूवमेंट के कारण, किसी भी एक्शन के कारण होता है तो वो उसको पब्लिश करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सोसाइटी में पब्लिक पॉलिटिकल चेंज आता है और हम यहाँ पे एडवोकेट करते हैं हमारी फर्दर आने वाली पॉलिसीज को। सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। सो द मैनिफेस्टो इज एम्ड एट द जनरल इलेक्शन 2024। यहाँ पर अभी जो ये मैनिफेस्टो आया है इसमें जो हमारा जनरल इलेक्शन है 2024 का अभी आने वाला, उस पर फोकस किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोकल हमारी नेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेस हैं इस पर भी फोकस किया गया है। ऑन द इकोनॉमी इट टेक्स ऑन द सीरियस क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में उन्होंने जो हमारे अभी इस टाइम पर एक अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ही बड़ा सीरियस क्राइसिस चल रहा है अमंग द यूथ, urging priority attention to small manufacture, crafts, value attend produce from agriculture, forestry। तो इस पर मेनली फोकस किया गया है। उसके साथ साथ जो हमारी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्बन एरिया, हम इस एक्ट की बात करते हैं। इस पर यहाँ पर इसको बताया गया कि बहुत ही अच्छा आपका जो मनरेगा की बात करते हैं, इसका एक्सटेंशन यहाँ पे बातचीत की गई है। सो जो विकल्प संकल्प की हम बात करते हैं इसमें हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसको हम अप्रोच कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर वेबसाइट भी है, आप इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर इसको विजिट करेंगे तो आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। जैसे कि हमारा जो टूरिज्म है ना, टूरिज्म है, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका जो इंटरप्राइजेस है, टेलीग्राम सेक्टर है, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है और जो आपकी स्टोरीज होती हैं उसको पोस्ट किया जाता है। वैसे इस आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही बताया जा रहा है कि इस मैनिफेस्टो में ये डिमांड की जा रही है कि जो आपकी ब्लैक इकोनॉमी है ना, उसे हमें कर्ब करना होगा। जो हम बात करते हैं रिडक्शन इन द रेशियो ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट सैलरीज, यहाँ पर जो लोएस्ट सैलरी की बात करते हैं और हायर सैलरी की बात करते हैं। अगर किसी को मिल रहा है तो बहुत ही ज्यादा हाई सैलरीज मिल रही हैं, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उसको बहुत ही ज्यादा लो सैलरी मिल रही है। तो इसके बीच का जो रेशियो है, ये जो गैप है, इसे हमें कम करना होगा। हमारी जो टैक्सेशन ऑफ रिच है, इनहेरिटेंस है, इस पर जो पेंशन फॉर ऑल वर्कर्स, इस पर हमें फोकस करना होगा। जो हमारी ऑथोरिटेरियन टेंडेंसी है स्टेट्स की, इसे हमें थोड़ा कर्ब करना होगा।
तो इन सारी चीज़ों पर यहाँ पर फोकस किया गया है। उसके बाद यहाँ पर इनर फेथ एंड इंटर एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, हेट स्पीच, जो वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को फेस करना पड़ रहा है, जो ये कोएग्जिस्टेंस हमारे सामने नज़र आ रहा है, तो इसे हमें क्या करना होगा, कब करना होगा। स्पेशली हम वुमेन की बात करते हैं, दलित, आदिवासी और जो भी हमारे रिलीजियस एंड सेक्शुअल माइनॉरिटीज़ हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो प्रॉब्लम होती है वो माइनॉरिटीज़ को होती है ना। उनके जो राइट्स हैं कई बार इतने ज़्यादा कर्ब कर दिए जाते, मतलब कि दबा दिए जाते हैं कि हमें उन पर फोकस करना होगा। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि हम जीडीपी की बात करते हैं तो एजुकेशन के लिए हमारा जो 6% होना चाहिए वो जीडीपी के लिए होना, मतलब एजुकेशन के लिए होना चाहिए। जैसे कि हम बेस्ड ऑन मदर टंग, एक्टिविटी बेस्ड, कल्चरली एंड इकोलॉजिकल रूटेड लर्निंग यहाँ पर होनी चाहिए। हम नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में यहाँ पर हमारा जो हेल्थ है, इल हेल्थ थ्रू एडिक्वेट न्यूट्रिशन, सेफ वाटर एंड अदर डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्दी लाइफ फॉर ऑल, दिस 3% ऑफ द जीडीपी, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल इश्यूज पर यहाँ पर कुछ मैनिफेस्टो में बातचीत की गई है, जैसे कि हमें जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, वाटर पॉलिसी, हम नेशनल लैंड की बात करते हैं, इसमें अर्ज किया गया है कि प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन, हमारे जो इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा, सच एज वाटर एंड सॉइल। हमें एक effective community-led conservation of wildlife and biodiversity, collective rights of natural resources by extending law सच एज फॉरेस्ट राइट एक्ट टू अदर इकोसिस्टम। तो हमें यहाँ पर जो हमारे वेरियस एक्ट्स हैं इनके थ्रू हमारा जो ये प्लास्टिक का हम बात करें, इसको टॉक्सिक जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें कट करना होगा और हमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की तरफ क्या करना होगा, मूव करना होगा। सो ये कुछ मेथड्स हैं, इसकी यहाँ पर बातचीत की गई है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। इसमें देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये यहाँ पर संगम के बारे में बात की गई कि ये जो आपका विकल्प संगम है इसमें आपका हर एक एरिया कवर होता है। जैसे कि अभी हमने बात की, हमने यहाँ पे इलेक्शन की भी बात की, हमने यहाँ पर इकोनॉमी की बात की कि इकोनॉमी में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारा जो वेजेस की बात करी, इकोनॉमी के अंदर जो वेरियस आपके पॉइंट्स आ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेशन की हमने बात की, हमने यहाँ पे सैलरी और वेजेस की बात की, उसके साथ साथ जीडीपी में हेल्थ का और जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। उसके बाद हमने इन्वायरमेंट की बात करी कि इन्वायरमेंट में जो भी हमारे वेरियस एक्ट्स हैं, हमें यहाँ पर जो हमारा लैंड और सॉइल है इसकी सस्टेनेबिलिटी पर बातचीत की गई कि हम कैसे इसको सेव कर सकते हैं। सो इस संगम में ये सारी चीजें जो अल्टरनेटिव्स है इनकी स्टोरीज को पोस्ट किया जाता है कि फर्दर हम कैसे यहाँ पर हमारे जो फ्यूचर पॉलिसीज है उसको डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो आज का नेक्स्ट आर्टिकल है अ कॉलोनियल डिस्कोर्स ऑन द व्हेल। अब देखिए 4 years proponents of Hindutva has accused the Congress of using Muslim for vote bank politics. In December, Karnataka Chief Minister announced that his government would withdraw the order imposed by the previous Bharatiya Janata Party government restricting hijab in the classroom. अब देखिए ये जो वेल आपका जो पर्दा प्रथा होता है, स्पेशली इस आर्टिकल में जो मुस्लिम्स में वेल सिस्टम उनका होता है, बुरखा की जो हम बात करते हैं उसके बारे में बताया गया है इस आर्टिकल का, अगर आप कंटेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारी कहाँ की हम बात कर रहे हैं, इसमें अभी हम कर्नाटका की बात कर रहे हैं। तो कर्नाटका में जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी बीजेपी, उन्होंने क्या किया था, क्लासरूम में हिजाब को रेस्ट्रिक्ट किया था। बट अभी जो यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आई है उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन को अभी क्या किया है, हटा दिया है। ठीक है, अब इसके बारे में अब ये जो पूरा जो मैटर है आपका डिबेट का बन चुका है। हम इसमें सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे, इवन वेस्टर्न लीडर्स ने भी यहाँ पर रिकमेंड किया था कि जो वेल है उस पर फुल बैन होना चाहिए। 2010 में हम बात करते हैं, फ्रेंच की जो प्रेसिडेंट है निकोलस, उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट साथ ये कहा था कि जो टोटल बैन होना चाहिए, जो इस्लामिक वेल यहाँ पर फुल इस्लामिक वेल है उस पर टोटल यहाँ पे बैन होना चाहिए। उसके बाद 2016 की हम बात करते हैं, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरॉन थे, उन्होंने भी कहा था कि ही वुड बैक इंस्टीट्यूशन विद सेंसिबल रूल्स आर मुस्लिम वेयरिंग फुल फेस वेल। यहाँ पर जो मुस्लिम फुल फेस वेल को कैरी करते हैं, पहनते हैं, तो उस पर सेंसिबल रूल्स को लेकर आया जाएगा। देन इन 2019 अगेन जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन होते हैं, वो यहाँ पर इस्लामोफोबिया लैंग्वेज और जो मुस्लिम वुमेन यहाँ पर बुरखा पहनती हैं इसके यूज पर उन्होंने क्या किया था, मतलब अंडर फायर इसका यूज पर इस्लामोफोबिया अगेंस्ट में थे। इसके चलते अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले ही, मतलब अभी की बात है कि ईरान में आपका मुस्लिम वुमेन ने क्या किया था, बहुत ही मैसिव यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो इन्फोर्स किया जा रहा है हिजाब को पहनने के लिए, हम इसके अगेंस्ट में क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। आपने ईरान का जो प्रोटेस्ट था उसको यहाँ पर देखा ही होगा। तो क्या यहाँ पर व्हाट इज द प्रोविजन इन द इस्लाम ऑन अ जेंडर फ्रीडम। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जेंडर फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो इस्लाम में इसका क्या प्रोविजन है। सो इन द इवेंट ऑफ क्लैश बिटवीन द स्टेट एंड policy of
पॉलिसी एंड इस्लामिक प्रोविजन विच वुड शुड प्रिवेल। तो यहाँ पर इस्लामिक प्रोविजन में कहा जा रहा है कि कौन सा आपका प्रिवेल होगा। अगर हम कॉलोनियल प्रोजेक्ट की देखते हैं, सो डोमिनेंट वेस्टर्न परसेप्शन इज दैट इस्लाम हैज बीन अनफेयर टू द मुस्लिम women and does not offer the required equality of freedom। अगर हम वेस्टर्न आइडिया देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस्लाम बहुत ही ज्यादा अनफेयर है आपका, वो जो वुमेन को यहाँ पर एक रिक्वायर्ड क्वालिटी और इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम की जरूरत होती है वो उसको ऑफर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वेरियस बुक्स हैं जिसके बारे में यहाँ पर, जैसे कि विमेन एंड जेंडर इन इस्लाम, इसमें ये कहा गया कि रिच वेन ऑफ बायोगोट्री एंड मिस इन्फॉर्मेशन टू ड्रॉ ऑन अगेंस्ट इस्लाम। तो उन्होंने कहा कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है जो इस्लाम के अगेंस्ट में ड्रॉ की गई हैं। तो देखिए उसके बाद हम देखते हैं सब सहारन अफ्रीका और इवन इन इंडिया वॉज मेनली इंटेंडेड टू सर्विस ऑफ कॉलोनिज्म। तो अब यहाँ पर देखिए, इंडीड देयर इज अ ओवरलैप इन अ ऑब्जेक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉलोनियल प्रोजेक्ट एंड हिंदुत्वास मेजोटोरियन एजेंडा। तो यहाँ पे एक मेजोटोरियन एजेंडा चल रहा है आपका। यहाँ पर रूथलेस हमें डोमिनेट देखने को मिलता है कि कई बार क्या होता है, जो इक्वल राइट की हम बात करते हैं वो हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। सो यहाँ पर जो पर्दा सिस्टम है आपका धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। इवन इन इंडिया यहाँ पर जो हम बात करते हैं, इब्ने बतूता 1377 में जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये देखा कि वॉज शॉक टू सी अनवेल्ड मुस्लिम वुमेन इन सदर्न एंटोलिया एंड वेस्टर्न सुदान। उन्होंने सदर्न एंटोलिया और वेस्टर्न सुदान में क्या देखा, अनवेल्ड वुमेन को देखा। मतलब इब्ने बतूता 1377 में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि जो आपका सदर्न एंटोलिया और वेस्टर्न सुदान है वहां पर जो विमेन थी वो पर्दा करती ही नहीं थी। ओके, तो ये सारी चीजें कही जा रही हैं कि इसमें हमने किस पर, अगर हम विमेन इस्लाम की बात करते हैं तो विमेन यहाँ पर पर्दा प्रथा को नहीं करना चाहती। अगर वो वेल को यहाँ पर कैरी कर, कुछ हम सारी विमेन की बात नहीं कर रहे हैं कि सारी जो विमेन है आपकी वो यहाँ पर वेल को कैरी नहीं करना चाहती, लेकिन हमने ये देखा कि अगर हम उन्हें चॉइस देते हैं तो वो यहाँ पर, आपने इंडिया में भी देखा होगा बहुत सारी आपकी जो लेडीज हैं, विमेन है, वो यहाँ पर वेल को कैरी नहीं करती हैं। तो ये सारी चीजें आर्टिकल में यहाँ पे बातचीत की गई है और इसमें ये कहा गया कि देयर इज नो आर्बिट्रेटरी प्री ओरिएंटेड एंड इंटरनल सिस्टम ऑफ हायरार्की। द कुरान डज नॉट स्ट्रिक्टली delineate the roles of women and men to such an extent as a purpose only one possibility for each gender। तो यहाँ पर कुरान भी ऐसा यहाँ पर स्ट्रिक्टली कोई डेलिनेट नहीं करता है कि विमेन का ये रोल है, आपका मैन का ये रोल है। ओके, सो द फैक्ट इज दैट मुस्लिम विमेन डू नॉट वेयर द हिजाब वेल ईदर इन इंडिया और एल्सवेयर। यहाँ पर अगर हम उन्हें चॉइस देते हैं, उन्हें फॉर्मुलेशन की चॉइस देते हैं, तो हमने ये देखा है कि मुस्लिम विमेन कई बार जो विमेन हिजाब और वेल है उसको कैरी नहीं करती हैं। सो अभी हम फर्दर देखते हैं इसमें क्या सामने निकल कर आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज द लॉज अराउंड रेमिशन पॉलिसी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेमिशन पॉलिसी। कल ही हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, आज हमारे पास फिर से आया तो इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर क्या होता है, 2002 की बात है। 2002 में गुजरात में कम्युनल राइट्स होते हैं जिसके कारण एक हम फैमिली की बात करते हैं, बिल्किश बानो के साथ यहाँ पे गैंगरेप किया जाता है और उनकी फैमिली को, जितने भी उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उनका मर्डर किया जाता है 11 लोगों के द्वारा। तो सुप्रीम यहाँ पर क्या होता है, पूरा केस चलता है। फिर धीरे धीरे जो गुजरात का केस चलता है आपका, उसके बाद ये जो केस होता है सीबीआई को दिया जाता है। तो ये जो सीबीआई वाला केस चलता है आपका, इसका जो पूरा ट्रायल होता है वो कहाँ चलता है, महाराष्ट्र में चलता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट होती है वो यहाँ पर क्या करती है, जो 11 लोग थे उनको यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करती है। लेकिन उसमें से अगर हम बात करते हैं, एक जो कन्विक्ट था जिसका नाम था राधेश्याम शाह, वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जाता है 2012 में और ये कहता है कि सीकिंग डायरेक्शन टू गुजरात गवर्नमेंट टू कंसिडर हिज रीएमिशन एप्लीकेशन अंडर द स्टेट रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992। यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रेजेंट सब्जेक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है प्रेजेंट में। इसी के चलते गुजरात में क्या है, उनका एक रेमिशन पॉलिसी है 1992 का। इसमें अभी 14 में अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन पहले की हम बात कर रहे हैं 1992। इसमें एक प्रोविजन है रेमिशन का कि गुजरात गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेमिशन प्रोवाइड कर सकती है अगर कोई भी ऑफेंस होता है। तो यहाँ पर जो जो कन्विक्ट था राधेश्याम शाह, वो सुप्रीम कोर्ट को मूव करता है और उसे यहाँ पर वो कहता है कि 1992 के अंदर उसे रेमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जो क्राइम किया है वो गुजरात में किया है और उसको सजा कहाँ मिल रही है, महाराष्ट्र में मिल रही है। तो इट इज नॉट मतलब कि ये आर्ग्यूमेंट इस सामने पोज किया जाता है। इसी के चलते गुजरात की जो हाई कोर्ट होती है वो क्या करती है, इन 11 जो कन्विक्ट्स हैं उनको यहाँ पर रेमिशन प्रोवाइड करती है 2008 में।
उन्होंने ये कहा कि अभी हमारा 1992 वाला रूल चल रहा है, तो 2002 में 1992 के तहत यहाँ पर उनको रेमिशन जो कन्विक्टेड थे उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 2022 की ये बात है। उसके बाद अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को जितने भी यहाँ पर 11 जो कन्विक्ट्स थे उनको रेमिशन दिया गया था, है ना, उसको यहाँ पर क्या किया, आपका असाइड कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि 11 कन्विक्ट सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर द गैंग रेप ऑफ द रेमिशन ऑर्डर वॉज पास बाय द गुजरात गवर्नमेंट इन 2022। तो जो ये रेमिशन ऑर्डर पास किया गया था उसे यहाँ पर क्या किया है, आपका असाइड कर दिया है। अब इसमें इशू क्या इवॉल्व है, पहला इशू ये इवॉल्व है कि जो 11 कन्विक्ट थे गुजरात गवर्नमेंट ने इनको जो रेस किया है, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम सीआरपीसी की बात करते हैं तो उसमें अप्रोप्रिएटली यहाँ पर लिखा गया है कि जब तक अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, अगर उसका बिहेवियर अच्छा रहता है, अगर हम प्रिजन की बात करते हैं तो प्रिजन आपका एक रिहैबिलिटेशन और रिफॉर्मेटिव सेंटर है ना, जहाँ पे लोगों को रिहैबिलिटेशन दिया जाता है, रिफॉर्म किया जाता है। अगर उनका एक्ट अच्छा रहता है, उनका बिहेवियर अच्छा रहता है, तो जब तक उन्होंने अपनी 14 साल की सजा पूरी ना कर ली हो, मतलब सजा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने 14 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हो उसके बाद उन्हें रेमिशन प्रोवाइड किया जा सकता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण नस्कार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 में ये कहा था कि रेमिशन कब कंसिडर होगा, जो भी पर्सन ने वो क्राइम किया है उसका जो लार्जर इंपैक्ट सोसाइटी पर ना पड़ रहा हो, उसका जो अफेक्ट, फॉर एग्जांपल इन 11 लोगों ने गैंगरेप किया और उनकी फैमिली को यहाँ पर मार दिया, उनका मर्डर कर दिया, इसका इंपैक्ट सोसाइटी पर पड़ रहा है, हाँ पड़ रहा है, क्यों नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखना होगा कि जो उन्होंने क्राइम किया है उसका इंपैक्ट, उसका अफेक्ट सोसाइटी पर कितना पड़ रहा है। थर्डली यहाँ पर देखेंगे, Supreme Court in Sangeet versus State of Haryana 2012 had held that convict serving life imprisonment does not have the right to be prematurely released the completion of 14 years in jail। तो यहाँ पर विदाउट कंप्लीटिंग 14 years आप प्रीमेच्योरली किसी भी पर्सन को यहाँ पर रेमिशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पर देखिए अपनी जो पॉलिसी थी 2014 को उसको रिवाइज किया है, ये रेमिशन पॉलिसी को 2014 में रिवाइज किया, लेकिन इनको यहाँ पर जो छूट मिली थी, रेमिशन मिला था, वो 1992 के अकॉर्डिंग मिला था, क्योंकि उन्होंने उससे पहले 2008 में इसको अप्लाई किया था। तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएटली गवर्नमेंट टू कंसिडर रेमिशन पिटिशन। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर हम कैटेगोरिकली देखते हैं तो गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कि वो रेमिशन को क्या करें, रेमिशन की पिटिशन को कंसिडर करें। ऐसा नहीं है कि आपका क्राइम वहां पर हुआ, लेकिन हमें ये देखना होगा कि जो क्राइम का ट्रायल कहाँ हुआ है, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कहाँ हुई है, सारी चीजें उस स्टेट पर ही यहाँ पर क्या होता है, रेमिशन की जो पिटिशन है उसको कंसिडर करने का चांस मिलना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे कि अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास ही पावर है कि वो पार्डन पर सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट यहाँ पर सेंटेंस को पास कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड्स फॉर रेमिशन की ग्राउंड्स क्या क्या है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट एक्सरसाइज द पावर ऑफ रेमिशन आर्बिट्रेटली एंड मस्ट फॉलो द ड्यू प्रोसेस। तो यहाँ पर जो ड्यू प्रोसेस है उसको यहाँ पर फॉलो करके स्टेट क्या करती है, अपना रेमिशन का पावर यहाँ पर एक्सरसाइज करती है। सो सीरियसनेस ऑफ द क्राइम देखा जाता है, यहाँ पर स्टेटस ऑफ को एक्यूज देखा जाता है, यहाँ उसका जेल में कंडक्ट कैसा रहा, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए रेमिशन को ग्रांट किया जाता है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए आज आगे ऐसे कुछ भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बस एक आर्टिकल यहाँ पर आपके लिए आ जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वार्न्स ऑफ राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन इन रियल वेजेस। अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, उन्होंने ये वार्न किया है कि प्री पेंडेमिक की हम बात करते हैं तो जो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट है आपका वो यहाँ पर राइज होगा, मतलब अब आपको यहाँ पर बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि देखना पड़ेगा। सो global unemployment rate at 5.1%, the modest improvement on 2022, but the jobs gap remain elevated। हमें यहाँ पर improvement तो दिखा है, employment rate थोड़ी तो कम हुई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी भी जो job gap है वो बहुत ही ज़्यादा है। monetary tightening की बात करते हैं, जो हमारी emerging इकोनॉमीज है ना 1980s की बात में, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जो मॉनेटरी टाइटनिंग है उसको बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया है। ओनली चाइना एंड द रशियन फेडरेशन एंड मैक्सिको एंजॉय पॉजिटिव रियल वेज ग्रोथ इन 2023। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास
जॉब्स तो हैं, लेकिन उन जॉब्स के अकॉर्डिंग जो उनको वेज मिलना चाहिए, उनको जो वेजेस मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। इसके कारण क्या हो रहा है, आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी हो रही है। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, उस जॉब के आपके 10 रुपए ही मिल रहे हैं। टाइम के साथ साथ जैसे कि इन्फ्लेशन आपका बढ़ रहा है, लेकिन जो वेज है वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू बताया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही बड़ा वार्निंग साइन है कि G20 जो कंट्रीज हैं उनका जो रियल वेज है वो डिक्लाइन हो रहा है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। जो भी न्यूज और आर्टिकल्स थे तो वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब हमारा पहला क्वेश्चन ये था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉन प्रोलिफरेशन एनपीटी के रिगार्डिंग आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स थी और आपको ये बताना था कितनी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है और कितनी इनकरेक्ट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑल थ्री, तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। सेकेंड हम बात करते हैं सीटीबीटी की, इसमें भी आपका जो आंसर हो जाता है ऑल थ्री हो जाता है। आपके पास देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। एडुवर्स आईएएस, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, यहाँ पर आपके साथ डेली पीडीएफ शेयर की जाती है एनालिसिस की। तो ये आपके पास यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, आप इसको यहाँ पर खुद से रीड करेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।